साथियों नमस्कार। अभी 7 दिसंबर को हम लोगों ने अपने संगठन की प्रांतीय बैठक की थी। उसमें 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। पहला तो ये कि प्रदेश के अंदर दर्जनों संगठन काम कर रहे हैं जो एक ही तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं। समय पर वेतन न मिलना, कम वेतन मिलना, अन्याय होना, और सब सरकारी विभागों में काम करते हैं। ऐसे 15 से ज्यादा संगठनों ने मिलकर एक मंच का गठन किया है जिसका कामगार क्रांति मंच नाम है। इसमें जो जो संगठन शामिल है उनके बारे में हम आगे जानकारी देंगे। दूसरा निर्णय हम लोगों ने लिया कि 9 दिसंबर को सैडमैप कार्यालय पर समय पर वेतन भुगतान, एरियर, बोनस और छटनी जैसे मुद्दों को लेकर सैडमैप का घेराव करना कार्यालय का 9 दिसंबर को, और 5 जनवरी को विकास भवन का घेराव, और 19 जनवरी को जो है डीपीआई का घेराव। ये जो महत्वपूर्ण निर्णय हम लोगों ने लिए अपनी प्रांतीय बैठक में। 9 दिसंबर को हम लोगों ने सैडमैप का घेराव किया। आप सब लोगों की पेज पर फोटो उपलब्ध है। कार्रवाइयां, जो कार्रवाई हुई, जो ज्ञापन दिया गया, वो सारी चीजें उपलब्ध हैं। लेकिन ये घेराव बहुत महत्वपूर्ण था। ये मध्य प्रदेश के उन लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के सवालों से जुड़ा हुआ घेराव था जो पहली बार हुआ है। मुद्दे क्या थे? एक समस्या मध्य प्रदेश में थी कि 3-3, 4-4 महीने वेतन नहीं मिलता आउटसोर्स कर्मचारियों को। वो हर महीने की 7 तारीख तक वेतन का भुगतान कराया जाए। जो न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ था उसका एरियर जो मिलना था, वो एरियर का भुगतान स्वास्थ्य विभाग जैसे कई जगह उनका भुगतान नहीं हुआ, एरियर का वो कराया जाए। पीएफ समय पर जमा कराया जाए। और कई जगह शिक्षा विभाग में या दूसरी जगह भी जो अनावश्यक लोगों को छटनी की जा रही है, बिजली विभाग में निकाला जा रहा है, वो निकालने की प्रक्रिया को रुकवाया जाए। ये हम लोगों ने एक ज्ञापन भी दिया और घेराव भी किया। घेराव काफी अच्छा प्रभावशाली रहा। ये जानकारी सिर्फ घेराव की जानकारी तो आप लोगों को है, लेकिन उसके पीछे क्या क्या हुआ वो आपको जानकारी नहीं है। वही जानकारी देने के लिए आज हम लाइव आए हुए हैं। इस घेराव का जो असर था सरकार पर, वो बहुत बड़ा असर था, बहुत व्यापक असर था। और इसी असर के कारण सरकार नहीं चाहती थी कि वो घेराव हो, सैडमैप पर कंपनीकरण, ठेकाकरण के खिलाफ नारेबाजी हो। ये सरकार, ब्यूरोक्रेसी, अधिकारी नहीं चाहते थे, लेकिन हुए। और किया क्या गया? हमारे कुछ साथियों को पुलिस ने 9 तारीख को उनके कार्यालय से बुलाकर नजरबंद कर लिया, थानों में बिठा लिया, सिर्फ इसलिए कि उनको डराने, धमकाने, भय पैदा करने के लिए। 3 घंटे तक उन्हें थाने में नजरबंद रखा गया और तब उनको छोड़ा गया जब ज्ञापन का कार्यक्रम खत्म हो गया था। ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं, ये हमारे संगठन को रोकने की कार्रवाई थी। हमारे द्वारा जो उठाए जा रहे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को दबाने की कार्रवाई थी। एक तरीके से ये जो नौकरियों में लागू गुलामी प्रथा है, उस गुलामी प्रथा को चलती रहे, इसको संरक्षण देने वाली कार्रवाई थी हमारे साथियों को नजरबंद करने की। इसलिए हमारे प्रमुख साथी उस घेराव में आपको दिखाई नहीं दिए। लोगों ने सवाल किया कि फलाना नहीं आया, ढमका नहीं आया। हमने कल ये बात इसलिए सार्वजनिक नहीं की थी कि हमारे लोगों में और डर पैदा होता, लोग डरते और हो सकता है लोग वहां नहीं पहुंचते, तो इसको हम लोगों ने छुपा के रखा था, बताया नहीं था। आज हम इस बात को बता रहे हैं। इतना डर क्यों? एक छोटे से संगठन द्वारा उठाई जा रही छोटी सी मांगों को लेकर अधिकारियों में, ठेकेदारों में, कंपनियों में इतनी घबराहट क्यों है? समझ से पड़े। और ये पहली बार नहीं हुआ है। अक्सर जब भी हम लोगों ने कोई इन मुद्दों को आगे बढ़ाने की बात उठाई है, तब जो है इसी तरीके से हमारे लोगों को डराने धमकाने की कार्रवाई की है। एक तरफा कार्रवाई करते हैं कि किसी भी तरीके से ये संगठन
इन मुद्दों को जिस भाषा में उठा रहा है उस भाषा में नहीं उठाए। लेकिन हम लोगों ने पहली बार उस अरेरा हिल्स पर, जो शोषण का अड्डा है, जो अधिकारियों, नेताओं, मंत्रियों की ऐशगाह है, वहां पर नारेबाजी भी की, कंपनियों को भगाने की बात भी की, ज्ञापन भी दिया। और आपको उस अरेरा हिल्स पर जहां पर सरकार, प्रशासन इस तरीके की कार्रवाइयां नहीं होने देती है, हम लोगों के, हमारे से सहमति रखने वाले लोगों ने 10 दिन में ये दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले बैंक मित्र संगठन ने भी कंपनीकरण के खिलाफ उसी अरेरा हिल्स पर इकट्ठे हुए रैली निकाली, आरबीआई का घेराव किया, वो भी कंपनीकरण के खिलाफ था। यानी उस अरेरा हिल्स पर जहां शोषण के खिलाफ बोलना अपराध है, वहां 10 दिन में 2 बार रैलियां हो गई, नारेबाजी हो गई, घेराव हो गया। और ये करने की हिम्मत अगर कहीं से पैदा हुई तो हमारे संगठन की तरफ से पैदा की गई, वरना इससे पहले न कभी आरबीआई का घेराव हुआ, न सैडमैप का घेराव हुआ। उस सैडमैप का जो आपका पीएफ खा रही है, उस सैडमैप का जो आपके वेतन में से पैसे खा रही है, उस सैडमैप का जो आपका जो बाध्य भाग है वो भी नहीं मिल रहा, उसको मार रही है। एक तरीके से सैडमैप एक वसूली केंद्र है, जो आपकी मेहनत के पैसे में से कम वसूली करता है और फिर मुठे मंत्रियों, अधिकारियों तक पहुंचाता है। उस वसूली केंद्र पर हम लोगों ने घेराव किया। और जब कहीं एक बार जो चीज शुरू हो जाती है तो फिर वो निरंतर चलती है। जैसा कि हमने कल कहा कि अब शुरुआत हुई है, हमको सैडमैप के कार्यालय तक पहुंचने में 2 साल लगे, कम लोगों के साथ ही, लेकिन हमने हिम्मत जुटाई, हमारे लोगों ने हिम्मत की और वो वहां पहुंचे। अब ये सिलसिला शुरू होने वाला है। कैसे होने वाला है? तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे स्वास्थ्य विभाग में अभी तक एरिया नहीं मिला है, वो सोते नहीं रहेंगे, वो अब सैडमैप पे ही आने वाले हैं। 3-3 महीने, 6-6 महीने तक वेतन नहीं मिलता है स्कूलों में, इधर उधर सैडमैप पे ही आने वाले हैं। यानी अब सैडमैप का निरंतर घेराव चलने वाला है। और इसलिए कल के घेराव को रोकने की प्रशासन ने, पुलिस ने पूरी कोशिश की थी, हमारे साथियों को नजरबंद करके, कि उन्हें मालूम था कि अगर एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ तो वो निरंतर चलने वाला है। लेकिन चलेगा, क्योंकि अन्याय के खिलाफ कम लोग ही बोले, लेकिन बोलते जरूर हैं लोग। जितने भी बोले, प्रभाव उतना ही पड़ता है जितना हजारों लोगों के बोलने का पड़ता है। बोलना शुरू। तो साथियों, 7 दिसंबर की हमारी क्रांति बैठक के निर्णय के अनुसार हम लोगों ने पहला आयोजन सैडमैप के घेराव का सफलतापूर्वक किया है, सफलतापूर्वक। अगला हमारा 5 जनवरी को विकास भवन, वो भी अरेरा हिल्स पे ही है, विकास भवन पर धरने का है, जो भूख हड़ताल भी हो सकती है। पंचायतों के चौकीदार पंप ऑपरेटर ढक करेंगे और तमाम सारे पंचायतों को जो अस्थायी वो रहेंगे। और 19 जनवरी को डीपीआई का घेराव है, जो स्कूलों छात्रावास के हमारे जो कर्मचारी हैं, अंशकालीन, अस्थायी, वो सारे लोग का बैठेंगे। तो ये सिलसिला अब शुरू होने वाला। उसके बाद हम लोग फरवरी में माननीय उच्च न्यायालय में एक सामूहिक याचिका लगाने का निर्णय भी हम लोग ले चुके हैं। ये सब उसी की तैयारियों के सिलसिले में शुरुआत हो चुकी है। और उसके बाद हम लोगों ने जो कामगार क्रांति मंच बनाया है, जिसमें अभी तक 15 बड़े संगठनों की सहमति मिल चुकी है कि हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे और इस भोपाल पर हल्ला बोलेंगे। वो 15 संगठन कौन है? हमारे बैठक में कोटवार संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हरवीर सिंह यादव जी भी आए। उन्होंने जो प्रस्ताव रखा कि अकेले अकेले बहुत बोल लिया, अकेले अकेले बहुत रैलियां निकाली, ज्ञापन दे दिए, अब हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा, तभी सरकार सुनेगी। कोटवारों की संख्या मध्य प्रदेश में लाखों में है, जिनके साथ सरकार अन्याय कर रही है। उनका वर्दी का पैसा खा गई, बताओ, छड़ी सराई वर्दी उनको पकड़ा दी, वो भी बहुत दुखी है। पिछले दिनों उन्होंने भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन किया था, हमारे पेज पर उनके फोटो भी पड़े हुए। सरकार, प्रशासन, पुलिस उन्हें रोक नहीं सकी थी, उन्होंने किया था।
आशा कार्यकर्ताओं के संगठन की जो अध्यक्ष हैं नर्मदा ठाकरे जी, उन्होंने भी इस कामगार क्रांति मंच के साथ आकर संघर्ष को आगे बढ़ाने की सहमति दी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो यूनियन है बुलंद नारी शक्ति संगठन, उनकी जो अध्यक्ष हैं रामेश्वरी मिश्रा, उन्होंने भी ये बात कहा है कि सरकार हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, हम इस संगठन के साथ मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे ही ये तमाम सारे संगठन हैं, जैसे बैंक मित्र संगठन है हमारा, स्वच्छता ग्राहियों का संगठन है हमारा, जो है जो राजस्व विभाग के सर्वेयर है उनका संगठन है, हमारे जो जन स्वास्थ्य रक्षक है उनका संगठन है, ब्रजेश पांडे जी इस आंदोलन का हिस्सा है, हमारे जो है गौ सेवक संघ के अध्यक्ष हैं राजेश धौलपुरी जी, वो भी इस बैठक में थे। और इसके साथ साथ ही जो संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ है जिसके अध्यक्ष राजू मियां है, उन्होंने भी मिलकर लड़ने की बात पर सहमति दी है। उसी बैठक में हमारे निगम मंडल कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष हैं अनिल वाजपेयी जी, उन्होंने भी अपनी पूरी विस्तार से बात रखी और उन्होंने, वो चूंकि भोपाल में रहते हैं, दफ्तरों में उनका आना जाना है, सबसे वो बात करते हैं, सारे संगठनों से और इससे उससे उनके लगातार संपर्क में रहते हैं। वो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ और पुराने कर्मचारी नेता हैं। उन्होंने इस बैठक में बात रखते हुए एक महत्वपूर्ण जानकारी दी थी कि सरकार अपने संगठन की तरफ से दिए गए ज्ञापनों, दिए गए मांग पत्रों को पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। कई विभागों में उनकी फाइलें भी चल रही हैं। उन्होंने ये बताया कि मार्च तक कोई न कोई सरकार निर्णय करेगी, कुछ न कुछ राहत देगी। ये अनिल वाजपेयी जी ने हमको उस दिन बैठक में ये रिपोर्टिंग की। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने आपसे बात करेगी, वो किसी दूसरे संगठन के जरिए आप घोषणाएं करेगी। हमने कहा कोई बात नहीं, हम सरकार से न बातचीत करने के इच्छुक है, न हमें फोटो खिंचाने का शौक है मंत्री संतरियों के साथ। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य है इस सरकार को जो अन्याय कर रही है उस अन्याय को रुकवाना, उसे रोकने का वो घोषणा जहां से भी करनी है वहां से करे। हम जहां रहेंगे वहां से बैठ के उनको धन्यवाद देंगे, लेकिन वो करे तो सही। तो कुल मिलाकर ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं कि हम लोग जितना 2-3 साल के अंदर हम लोगों ने पहले आप लोगों को सोशल मीडिया पर संगठित किया, इकट्ठा किया, फिर आपको एक संघर्ष में उतारा और धीरे 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 करके हमने सरकार तक उन मुद्दों को पहुंचाया जिन मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं करता था, और मुद्दों का असर भी हुआ। न्यूनतम वेतन जो 10 साल से रिवाइज नहीं हुआ था, वो अपने आंदोलनों के जरिए ही सरकार पर दबाव पड़ा और रिवाइज हुआ, जिसका एरियर कहीं मिल गया, कहीं नहीं मिला है। लेकिन हम सब लोग उस एरियर को आज भी मांग रहे हैं, जहां नहीं मिला मिलेगा वो देना पड़ेगा, वरना लड़ाई होगी, आंदोलन होगा, संघर्ष होगा, चलेगा। तो ये कोई सा संगठन, आप एक संगठन उठा के देख लीजिए जिसने मध्य प्रदेश में 2 साल के अंदर 7 प्रदर्शन किए हो भोपाल के अंदर, लेकिन हमारे संगठन ने किया। हमने सीहोर से तिरंगा रैली निकाली, हमने इंदौर में प्रदर्शन किया, भोपाल में 5-6 प्रदर्शन किए, हाल ही में हमने अंबेडकर पार्क में हल्ला बोल आंदोलन किया। तो हम लोग लगातार लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलनों के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, और वो बात पहुंच रही है। कल जो सैड मैप का घेराव हुआ, वह भी अपनी बात पहुंचाने का एक तरीका था, माध्यम था। और वो घेराव इसलिए भी जरूरी था कि आप बताएं, हमारे पास लगातार फोन आते हैं अलग अलग लोगों के साथ, 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, 8 महीने से वेतन नहीं मिला है, एरियर हमको नहीं मिला है, हमारे लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों के हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों ने लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और सैड मैप चुप बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है भाई? ये तो जिम्मेदारी सैड मैप की है ना, जिसने एजेंसी हायर की है, जिसने ठेका दिया है ठेकेदार को काम करने का, कंपनी को। तो सैड मैप की जिम्मेदारी है समय पर वेतन दिलाना, एरियर का भुगतान कराना, पीएफ जमा करना, जिस सैड मैप की जिम्मेदारी है।
लेकिन शायद में भी इतना दूध का धुला हुआ नहीं है। पिछली जो इनकी एमडी थी अनुराधा सिंघई, वो तो 50 लाख से ज्यादा का पीएफ खा गई थी कर्मचारियों का, जिसका आपने देखा होगा अखबारों में छपा, बड़े आरोप लगे और वो सस्पेंड चल रही है। तो इसलिए हमारा सैड मैप पर धरने का जो हम लोगों का निर्णय था, वो निर्णय बहुत सोच समझकर हम लोगों ने लिया था, जो सफल रहा। संख्या कितनी थी वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये था कि जो ज्ञापन गया है, जो वहां नारे लगे हैं और जो पहली बार सैड मैप का घेराव हुआ है, ये महत्वपूर्ण था। अब जब पहली बार हो चुका है तो दूसरी बार भी होगा, तीसरी बार भी होगा, चौथी बार भी होगा, यानी अब होता रहेगा। हमने रास्ता बना दिया। अलग अलग लोग आएंगे, सैड मैप के दफ्तर जाएंगे, उनसे कहेंगे कि हमारा वेतन दिलाइए, और यही हम चाहते, तो हम लोग यही रास्ता बना रहे हैं अपने संघर्ष के जरिए, अपने संगठन के जरिए। तो साथियों, बहुत चिंता की बात दूसरी भी है। अभी हमारे एमटीबी के आउटसोर्स कर्मचारी बहुत विचलित हैं, बहुत डरे हुए, घबराए हुए। वहां पर सरकार ने जो 50,000 पद स्वीकृत किए हैं, उनकी जो वैकेंसी निकल रही है, उसका शिकार हमारे आउटसोर्स कर्मचारी होने वाले हैं। निकाला जाएगा उनको, निकालने की प्रक्रिया पहले भी कुछ लोगों को निकाला गया। मीटर रीडर तो लगभग पूरे निकाल ही दिए हैं, और कुछ साथियों को निकाला दिया। वो चिंतित, और चिंतित होना स्वाभाविक है कि जैसी भी नौकरी है, ठेके की है, कम पैसे की है, सुरक्षित है, जैसी भी है, लेकिन एक इंसान के हाथ में काम हो, वो काम अगर उससे छीन लिया जाएगा तो ये उसके साथ सबसे बड़ा अन्याय होगा। क्योंकि ये सरकार को आपके साथ क्या हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके साथ अन्याय हो रहा है, उसकी कोई हमदर्दी नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा क्या थी, आपने पेज पर सुनी होगी, कि जो आंख दिखाएगा उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। ये मुख्यमंत्री की भाषा है। ये किसको डराने वाली भाषा थी? उन लोगों को डराने वाली भाषा थी जो सरकार से कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ अन्याय कर रहे हो, आप ठीक नहीं है। और अन्याय किसके साथ हो रहा है? अन्याय हो रहा है मजदूरों के साथ, गरीब के साथ, कमजोर के साथ। तो उसकी गर्दन काटने तक की भाषा अगर मुख्यमंत्री मिलेगा, जिसने आउटसोर्स कल्चर पैदा, ये आउटसोर्स अस्थायी कल्चर को खत्म कराने की लड़ाई है जो हम लोग लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस लड़ाई में हमारा साथ देंगे, हमारे संगठन से जुड़ेंगे, और ये जो हम लोग टुकड़े टुकड़ों में जो एकता बना रहे हैं, इस एकता को और मजबूत बनाएंगे। इस चर्चा को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करेंगे। देखिए, आउटसोर्स की आवाज जो पेज है, कि दरअसल आपकी एकता का प्रतीक है। इस पेज को सारे अधिकारी, सब लोग फॉलो देखते हैं। उन्हें मालूम है कि जो कुछ भी इन आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के बीच में गतिविधियां चलती हैं, वो इसी पेज से सर्कुलेट होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये आप सब लोगों का एक अधिकृत पेज है। ये कोई न्यूज का पेज नहीं है, ये कोई व्यूअर्स वाला पेज नहीं है। यह एक सांगठनिक और संगठन के विस्तार और आर्थिक अन्याय के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष खड़ा करने वाला पेज है। यह पेज आपका अपना पेज है। इस पेज पर आप अपने तमाम सारे अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों को संगठित कीजिए, पेज पर लाइए, उनसे कहिए फॉलो कीजिए। यहां भी आपकी एक ताकत दिखेगी। हम लोग दुनिया के अंदर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया से ही एक बड़े बड़े निर्णायक आंदोलन हुए हैं और वो जीते हैं। हम भी इस पेज को एक निर्णायक आंदोलन में तब्दील करना चाहते हैं। आप सब लोगों की एकता बनाकर इस नौकरियों में जो लाखों लाख युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया है, इसके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए और आने वाली पीढ़ी के जो रोजगार के रास्ते खत्म किए हैं सरकार ने, उन्हें खुलवाने की लड़ाई इसी पेज से हम विकसित कर रहे हैं। आपका साथ मिलना इसमें बहुत जरूरी है। तो साथियों,